हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस बुक का मॉडल पेपर नंबर 14। इससे पहले हमने आपको 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे, जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन 13 प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी। आइए साथियों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हाथ से लिखी ऋचाओं को क्या कहा गया है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हाथ से लिखी रचाओं को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? जो बौद्ध संघ था, इसमें पूछा जा रहा है कि सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो दोस्तों 15 थी। कितनी? 15 की आयु सीमा। जब आप 15 साल के हो जाएंगे तो बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, देखिएगा। किस शासक को अमित्रघात कहा गया है? तो अमित्रघात साथियों कहा गया है, ध्यान रखिएगा। किसको? किस शासक को अमित्रघात कहा गया? यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कई बार यह प्रश्न पूछा गया, तो लिखिएगा स्टार लगा के, बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को कहा गया अमित्रघात। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में थे? गीत गोविंद के जो रचयिता है जयदेव, यह किस शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों यह थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। किसके? लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा। शिवाजी की कर व्यवस्था किससे प्रभावित थी? शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी, यह साथियों प्रभावित थी किससे? मलिक अंबर से। किससे? मलिक अंबर से प्रभावित थी। दैट्स योर आंसर। साथियों आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि अब पेट परीक्षा में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको हमेशा ऐसा ही मिलता रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि मैं यहां से क्लास अपलोड करूं, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शाम के टाइम में घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और सुबह अंकित भाटी सर की बुक से प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। सुबह शाम डेली क्लासें आ रही हैं, तो साथियों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्लास को एक बार लाइक कर दें यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, उन सभी मित्रों तक पहुंचा दें जो इस बार बेहतर स्कोर करना चाहते हो पेट परीक्षा में। ठीक है, छठवां प्रश्न देखिए। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? तो साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स पर। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। आइए, अमार सोनार बांग्ला किस आंदोलन में पहली बार गाया गया था? आमार सोनार बांग्ला किस आंदोलन में पहली बार गाया गया था? तो यह गाया गया था कौन से आंदोलन में? ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखिएगा साथियों 1905 में। कब? 1905 में स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बढ़े आगे। आइए, अगला प्रश्न है। किसके आग्रह करने पर महात्मा गांधी भारत लौटने को राजी हो गए थे? तो साथियों यह हो गए थे किसके? ध्यान रखिएगा, सीएफ। किसके? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीएफ एंड्रूज। इनके कहने पर 1915 में। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटने को तैयार हो गए थे, सीएफ एंड्रूज के कहने पर। ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग, इसका राइट आंसर है। आइए नौवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। नौवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सर्वप्रथम दिया था मौलाना आजाद ने। किसने? मौलाना आजाद। दैट्स योर आंसर। आइए 10वां प्रश्न देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भंग किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से में प्रवेश करती है? जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने लगती है तो सबसे पहला कौन सा जिला पड़ता है? तो साथियों वह पड़ता है बिजनौर।
ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। यह आपको देश है एक साइड घास के मैदान है, मिलान करना है। ठीक है, सही जोड़ा आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए तो जो केन्या है, यह साथियों केन्या क्या किसका है? घास का मैदान। केन्या में कौन सा है? सबाना। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और अर्जेंटीना में कौन सा है साथियों? देखिए तो यही अर्जेंटीना में पंपास है और यही सही है। आपको सही बताना था खाली कि कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्जेंटीना में पंपास है। ठीक है, यही सही है, बाकी ये सब गलत हैं क्योंकि केन्या में कौन सा है? सबाना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है साथियों कहाँ स्थित? करनाल में। ठीक है, ऑप्शन बी पर हम लोग जाएंगे। आइए 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 14वां प्रश्न कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न देखिएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा के जरूर छापना। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। 10 डिग्री चैनल कई एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। आइए ये देखिए प्रश्न। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने जो गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो यह गढ़ा था साथियों राज किशन ने। किसने? राज किशन। ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेरित है क्या? संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेरित है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र की कल्पना से अभिप्रेरित है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी पर हम लोग जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग फटाफट। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। साथियों आज का जो मॉडल पेपर नंबर है 14, घटना चक्र के 7 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं टॉस सीरीज की, और साथियों 3 और बचे हैं, तो आज कल परसों में वो भी समाप्त हो जाएंगे। आज अंकित भाटी सर का 14वां प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। 13 करा दिए हैं और 7 घटना चक्र के करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से सारे प्रैक्टिस देखिए। अंकित भाटी सर और घटना चक्र का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग प्लीज, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, इसी क्लास के नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे उस प्लेलिस्ट को, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। फटाफट एक बार आप लोग बता दो भैया यार, आप लोग कौन कौन जिले से वॉच कर रहे हो, किस जिले से आप लोग क्लास का आनंद ले रहे हैं, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। ठीक है, और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, कृषि क्षेत्र। ठीक है, आइए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, अब मैं ज्यादा आपको उसके चक्कर में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्शन भी बताइए। साथियों अब डिस्क्रिप्शन देखने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान रखिए इस पे। आइए जितना भी है, नहीं तो फिर पेपर मैं नहीं करा पाऊंगा पूरे, इसलिए प्लीज आप लोग अब फटाफट क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है ना, और आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तैयारी किए होंगे। इस बार अपना टारगेट रखे होंगे 90 प्लस का। ठीक है ना, कितना? 90 प्लस का इस बार आप लोग टारगेट किए होंगे। आइए इस प्रश्न को देखिएगा। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालाक्रम के लिए देखिए। दोस्तों इस प्रश्न को देखिएगा, आप लोग फटाफट देखिएगा। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए हमें जो है
4 समितियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्रम से बताना है कि कौन कब हुई थी। तो अगर अशोक मेहता समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बनी थी 1977 में। EML सिंघवी समिति बनी थी दोस्तों 1986 में। अगर BR मेहता समिति की बात करते हैं तो साथियों यह 1957 में, ठीक है। और अगर हम JB के राव समिति की बात करते हैं तो यह साथियों 1985 में। इस हिसाब से अगर हम राइट आंसर देखते हैं तो इस हिसाब से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, देखिए पहले नंबर पर आ रही है कौन सी, BR समिति, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है भैया, इसको देख लीजिए जी, 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, ठीक है। हम लोग देखें एक बार, चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चारों समितियों का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, अगला प्रश्न देखिए बेटा, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है साथियों 25। कितनी है, 25, ठीक है ना, 25 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, आइए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट यार एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, एकदम सही है साथियों, ठीक है। लेकिन दूसरा कह रहा है कथन, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 नहीं साथियों, कितनी, 24 तीलियां होती हैं, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 होता है, ना कि 3:4, तो यह दोनों कथन गलत हो जाएंगे। लेकिन साथियों जो पहला वाला है एकदम कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है कौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169, ठीक है। अनुच्छेद 169 पर हम लोग जाएंगे, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंदी, ठीक है, ऑप्शन ए इस पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, मेनिनजाइटिस रोग किसके द्वारा प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क को, किसको, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा का परिपथ में पता लगाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गैलेवनोमीटर। गैलेवनोमीटर ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को रिक्त स्थान कहलाती है क्या। समय के साथ जब विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग बोलेंगे क्या, वेग बोलेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी पर जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी। आज की क्लास कैसी लगी, मैंने आपको 30 प्रश्न कराए, आप लोग अपना टारगेट जरूर बताएं कितना आज सही कर पाए, बहुत ही नजदीक आपका पेपर आ गया है। तो साथियों जय हिंद, अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, ठीक है, शाम को मिलते हैं घटना चक्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।